हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। इसका मतलब होता है कि सेमीकंडक्टर का प्रकार, सेमीकंडक्टर का कितना प्रकार होता है वो सारा चीज़ आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है सेमीकंडक्टर मटेरियल मे बी क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेज। मतलब जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का दूसरा नाम है प्योर सेमीकंडक्टर। आया बात समझ में? वैसे ही सेकेंड जो टाइप्स है सेमीकंडक्टर मटेरियल का वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको हम लोग पढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसका दूसरा नाम है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि दो तरह का सेमीकंडक्टर मटेरियल है। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब सेमीकंडक्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे तो वहाँ पे हम लोगों को बताया गया था कि दो तरह का सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स होता है। एक को हम लोग सिलिकॉन बोलते हैं और दूसरे को जर्मेनियम बोलते हैं। तो क्या वो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल था? वो भी एक टाइप्स है सेमीकंडक्टर मटेरियल का, बट यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को ये सीखना है कि वो जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, उसका कितना फॉर्म होता है। जैसे सिलिकॉन का भी दो फॉर्म हो सकता है। कौन कौन सा फॉर्म होगा? तो इंट्रिंसिक फॉर्म और एक्सट्रिंसिक फॉर्म, यानी कि वो प्योर फॉर्म में होगा और इम्प्योर फॉर्म में होगा। वैसे ही जर्मेनियम को भी दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हो, एक को इंट्रिंसिक जर्मेनियम सेमीकंडक्टर बोल सकते हो और दूसरे को एक्सट्रिंसिक जर्मेनियम सेमीकंडक्टर बोल सकते हो, या फिर बोलोगे प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम सेमीकंडक्टर और इम्प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। आया बात समझ में? तो वो सेमीकंडक्टर के अलग अलग मटेरियल्स थे, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, फिर मैंने कंपाउंड भी बताया था। अब उनके भी फॉर्म्स होते हैं अकॉर्डिंग टू प्योरिटी और इम्प्योरिटी, उसको दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो आई थिंक कि यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, या उतना दिमाग में ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। तो बस ये इतना याद रखो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होता है बेसिकली दो टाइप्स का होता है, एक को इंट्रिंसिक बोलते हैं और दूसरे को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ना, इसका भी दो टाइप्स होता है। इसका जो दो टाइप्स होता है, एक को पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं और दूसरे को एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। आया बात समझ में? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि पहले वाले का कोई टाइप्स नहीं होता है, बट ये जो दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसका दो टाइप्स है, पी टाइप एंड एन टाइप। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो डिटेल्स में जानेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज अभी इस क्लास में पहला जो टाइप है सेमीकंडक्टर मटेरियल का उसको स्टार्ट करते हैं। पहला जो टाइप है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, तो उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट कि हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में क्या लिखा है। हमने लिखा है इट इज़ एन एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। फिर से मैं पढ़ देता हूँ, इट इज़ एन एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। इसका मतलब क्या है कि ये एक्सट्रीमली शुद्धतम, मतलब एक्सट्रीमली प्योर का मतलब क्या है? मतलब बहुत ज़्यादा शुद्ध फॉर्म में जो सेमीकंडक्टर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। मतलब जो सबसे ज़्यादा शुद्ध सेमीकंडक्टर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब कोई चीज़ शुद्ध कब होता है, प्योर कब होता है? इसका दूसरा नाम हम लोग अभी देखे थे, इसका दूसरा नाम था प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो थोड़ा इस पे रुक के हम लोग बात कर लेते हैं कि कोई सेमीकंडक्टर को प्योर कब बोलोगे। ठीक है, या किसी भी चीज़ को प्योर कब बोला जाता है? तो उसका एक आंसर ये भी हो सकता है कि सर उसमें कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। किसी मटेरियल में अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो प्योर फॉर्म में है। आया बात समझ में? अगर मान लो सेमीकंडक्टर को बोला जाए कि प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, इसका मतलब ये है कि उस सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर एटम्स को छोड़ के किसी दूसरे एलिमेंट्स का एटम प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इस बात को मैं ऐसे समझा रहा हूँ। मान लो ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का बना हुआ चौक है, ये चौक जो है सिलिकॉन का बना हुआ है, और मैं बोल रहा हूँ कि ये प्योर फॉर्म में है, और सिलिकॉन तो सेमीकंडक्टर है, आप लोग जान रहे हो, और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो बना हुआ चौक है ये प्योर फॉर्म में है। इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन एटम होगा। सिलिकॉन एटम को छोड़ के किसी दूसरे एलिमेंट्स का एटम प्रेजेंट नहीं होना चाहिए।
तब इसको आप एक्सट्रीमली प्योर बोल सकते हो। दूसरा एलिमेंट तो बहुत सारा है, आप लोग जानते हो 118 टाइप्स का एलिमेंट्स है, ठीक है। तो दूसरी तरह का एलिमेंट्स नहीं होने का मतलब है कि इसमें मान लो आयरन का एटम प्रेजेंट नहीं हो, एल्युमिनियम का, कॉपर का, बोरोन का, या और भी सिलिकॉन को छोड़ के किसी भी एलिमेंट्स का एटम इसमें नहीं होना चाहिए, तब इसको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीमली प्योर। जैसे और इसको थोड़ा सा समझाएं तो जैसे मान लो एक गिलास पानी लिए, यहाँ पे एक गिलास पानी लिया गया और बोला गया कि ये जो वाटर है एक्सट्रीमली प्योर है। तो वाटर का आप रासायनिक सूत्र जानते हो, H2O, 2 हाइड्रोजन एटम्स होता है और 1 ऑक्सीजन एटम्स होता है, ठीक है। और ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है। अब एक्सट्रीमली प्योर होने का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट होने चाहिए। आया बात समझ में? अब इसको छोड़ के कोई तीसरा अगर एलिमेंट्स का इसमें एटम आ जा रहा है तो हम लोग इसको एक्सट्रीमली प्योर नहीं बोलेंगे। आया बात समझ में? एक्सट्रीमली प्योर तब बोलेंगे जब इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हो। क्लियर है? आई थिंक कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए, तो सेमीकंडक्टर का एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म जो होता है उसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। आया बात समझ में? चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। एट 0 केल्विन टेम्परेचर इट वर्क एज एन इंसुलेटर। ठीक है, कह रहा है कि एट 0 के टेम्परेचर इट वर्क्स एज एन इंसुलेटर। 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। बट एट 300 केल्विन टेम्परेचर इट वर्क्स एज ए कंडक्टर। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 0 केल्विन टेम्परेचर, जिसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोला जाता है, उस टेम्परेचर वैल्यू पे ये इंसुलेटर यानी कि कुचालक का काम करता है, इसमें करेंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। बट 300 केल्विन, जिसको रूम टेम्परेचर भी बोला जाता है, इट वर्क एज ए कंडक्टर। मतलब 300 केल्विन पे ये कंडक्टर बन जाता है, सुचालक बन जाता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का कैपेसिटी आ जाता है। आया बात समझ में? ये तो बात हम लोग सेमीकंडक्टर के इंट्रोडक्शन क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो वो जो सेमीकंडक्टर का बेसिक प्रॉपर्टी होता इंट्रिंसिक में भी होगा, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर का ही टाइप्स है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सारे सेमीकंडक्टर के लिए लागू होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए भी लागू होगा और एक्सट्रिंसिक के दोनों टाइप्स के लिए लागू होगा। 0 केल्विन पे सारा दुनिया का जितना भी सेमीकंडक्टर होगा वो सारा का सारा इंसुलेटर होगा, और रूम टेम्परेचर पे वो कंडक्टर की तरह काम करेगा। आया बात समझ में? इस बात को दिमाग में रखिए, चाहे वो कोई भी टाइप्स का सेमीकंडक्टर क्यों ना हो। अगला पॉइंट देखते हैं। इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज पुअर देन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसका मतलब ये है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो कमज़ोर होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। एक्सट्रिंसिक को इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर बोला जाता है, तो इसका जो कंडक्टिविटी है इंट्रिंसिक का एक्सट्रिंसिक से कम होगा। आया बात समझ में? कंडक्टिविटी क्या होता है, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। कंडक्टिविटी का मतलब होता है करेंट कैरी करने का क्षमता, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, हम बताएंगे कि सिग्मा से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फार्मूला भी हम लोग करेंगे, उस पर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो उसमें करेंट कैरी करने का जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें करेंट कैरी करने का जो क्षमता है वो कम होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा करेंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, उसका कारण भी हम लोग जानेंगे आगे के क्लासेज में। एट 300 केल्विन टेम्परेचर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें 300 केल्विन टेम्परेचर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के बराबर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को n से रिप्रेजेंट किया जाता है और नंबर ऑफ होल्स को p से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को n से, इलेक्ट्रॉन्स के संख्या को n से रिप्रेजेंट किया जाता है और होल्स के संख्या को p से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दोनों का संख्या बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो 100 होल्स होगा, 1000 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो 1000 होल्स होगा। आया बात समझ में? अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, होल्स क्या होता है, आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है, उस पर चार्ज कितना होता है तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और होल्स जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है, ठीक है। उस पर चार्ज कितना होता है तो उस पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब दोनों में
चार्ज का वैल्यू, मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम होता है, सिर्फ पोलरिटी का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए और उसके बाद मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रहा हूँ 0 केल्विन पे और 300 केल्विन पे। तो आई होप कि वो जो स्टेटमेंट था जो यहाँ पे मैंने लिखा था आप लोग उसको लिख लिए होंगे। तो चलिए अब आते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी पढ़ते हैं 0 केल्विन पे, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एट 300 केल्विन पे। ये मेरे पढ़ाने का स्टाइल है, मैं जब भी किसी सेमीकंडक्टर को पढ़ाता हूँ तो 0 केल्विन और 300 केल्विन को अलग अलग टेम्परेचर के लिए पढ़ा देता हूँ, ठीक है। जबकि बुक्स में सेमीकंडक्टर का जो भी टाइप्स है उसका जो भी प्रॉपर्टी दिया हुआ था एक ही साथ दिया हुआ था, तो बहुत बच्चों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है। तो चलिए ठीक है, पहला आप ए में हेडिंग दे लीजिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बाद में आप इसका पहले हम लिखा देंगे, पढ़ा देंगे, उसके बाद इसको लिखेगा। बट मैं दोनों को पैरेलली पढ़ाऊँगा, आपको समझाऊँगा ताकि थोड़ा कंपैरिजन करके समझ में आ जाए। चलिए ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 0 के मतलब अपने सबसे लोअर एनर्जी वैल्यू पे रहेगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रॉपर्टी पढ़ा रखा है कि मान लो जैसे सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है और ये इंट्रिंसिक फॉर्म में है, ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन एटम होगा। अभी कुछ देर पहले बताया है एक्सट्रीमली फॉर्म मतलब सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन का ही एटम प्रेजेंट होगा। और 0 केल्विन पे मैंने बताया था आप लोगों को, थोड़ा स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, कि हर एक सिलिकॉन एटम्स के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा। ईच सिलिकॉन एटम्स हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर एट अनस्टेबल कंडीशन, ठीक है, सब के सब अनस्टेबल कंडीशन में रहते हैं। तो मैंने ये भी बताया था कि ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए बगल वाले के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। एक सिलिकॉन एटम 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, एक सिलिकॉन एटम 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और इस तरीके से अपने आप को ये स्टेबल करता है। आया बात समझ में? ये ऑलरेडी मेरा पढ़ाया हुआ है। वैसे ही हर एक सिलिकॉन एटम 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, हर एक सिलिकॉन एटम 4 कोवलेंट बॉन्ड बना के अपने आप को स्टेबल किया रहेगा, और ये अपने लोअर एनर्जी स्टेट पे रहेगा। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोअर एनर्जी स्टेट पे रहेगा। आप लोगों को क्या याद है लोअर एनर्जी स्टेट किसको बोलते हैं? पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड या एनर्जी बैंड डायग्राम कह लो, एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ाया था। तो उसमें लोअर स्टेट किसको बोले थे, किस बैंड को लोअर एनर्जी स्टेट बोलते हैं? आई थिंक कि आप लोग को याद होना चाहिए, वैलेंस बैंड को हम लोग लोअर एनर्जी स्टेट बोले थे, ठीक है। चलिए, अब वहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जी बैंड बनता है तो 3 तरह का बैंड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। वैलेंस बैंड का, वैलेंस सेल में 3 तरह का बैंड क्रिएट हो जाता है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसी के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं, और उसमें 3 तरह का बैंड क्रिएट होता है। एक को हम लोग कंडक्शन बैंड बोलते हैं, दूसरे को वैलेंस बैंड बोलते हैं, और उन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम लोग एनर्जी गैप बोलते हैं। आया बात समझ में? और उस समय मैंने ये बताया था आप लोगों को कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में यानी कि लोअर एनर्जी स्टेट में होते हैं, इसीलिए उसका नाम वैलेंस बैंड पड़ा। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब कोवलेंट बॉन्ड के साथ हैं, और ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? एनर्जी बैंड में। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं प्रेजेंट होने चाहिए वैलेंस बैंड में। इस तरह का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया जाता है। ये वैलेंस बैंड है, ये इसका कंडक्शन बैंड है। आया समझ में? और ये इसका Eg होगा, और Eg का वैल्यू कितना होता है तो वो भी हम लोग जानते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, यहाँ पे बना रहे हैं, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। ये सब आप समझ लीजिएगा तो आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये Eg है। और एक चीज़ और, जब भी आज का क्लास पढ़ने बैठिए तो पिछला वाला क्लास रिवीजन करके बैठिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। Eg का वैल्यू मैंने बताया था 0 केल्विन पे 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
फॉर सिलिकॉन, ये एकदम याद होना चाहिए, और 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। बिल्कुल चलते फिरते सारा चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है। ऑफलाइन क्लास हम लोग का जब चलता है तो मैं रटवा देता हूँ, रट्टा मरवा देता हूँ हर एक स्टूडेंट से, ठीक है। क्लास में खड़ा करा के मैं पूछ भी देता हूँ, चलो बताओ, ठीक है। चलो अभी तो उस चीज़ से बच गए हो आप लोग। तो मैं ये बोल रहा था कि जितने भी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में रहेंगे, यानी कि यहाँ पे रहेंगे। और 0 केल्विन पे मैंने बताया था कि इसका जो कंडक्शन बैंड होता है ये फुल्ली एम्प्टी होता है, फुल्ली एम्प्टी होता है। और ये क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे फुल्ली फिल्ड, ठीक है। ये पूरा का पूरा भरा हुआ है। और ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, सब ये भी समझ लो कि ये सब अपने कोवलेंट बॉन्ड के साथ हैं, सारे के सारे क्या हैं, कोवलेंट बॉन्ड के साथ हैं। और इस टेम्परेचर पे ये जो सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होगा, इसका कंडक्शन बैंड खाली होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ नहीं जा पाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इंसुलेटर का प्रॉपर्टी जब हमने पढ़ाया था तो बताया था कि इंसुलेटर का कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है और वैलेंस बैंड फील्ड होता है। और ये जो एनर्जी बैंड बना सेमीकंडक्टर का, ये बिल्कुल इंसुलेटर की तरह बना, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो आई थिंक कि इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका थ्योरी पार्ट बाद में करते हैं, इसको बस समझ के रखिए। अब आते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 300 केल्विन। मतलब सेम सेमीकंडक्टर है, बस टेम्परेचर का वैल्यू क्या कर दिया गया, इन्हांस कर दिया गया, यानी कि बढ़ा दिया गया। अब देखिए क्या होता है, 0 केल्विन पे यहाँ पे बहुत सारे ये सिलिकॉन एटम्स ऐसे कोवलेंट बॉन्ड बना के थे, यहाँ पे बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स, यही सेम स्ट्रक्चर मैं बनाने वाला हूँ, कोई अलग से कोई दूसरा डायग्राम नहीं बनाने वाला हूँ। इस तरह का खुद भी प्रैक्टिस कर लीजिए, जब भी नोट्स आप बनाइए तो ये सब खुद से बनाया कीजिए, ये सारी बातें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से सब कोवलेंट बॉन्ड बना के रहेगा। हर एक सिलिकॉन एटम 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अच्छा एक चीज़ आप नोट पॉइंट में लिख लो, सिलिकॉन एटम जो होता है ना और जर्मेनियम एटम जो होता है, टेट्रावैलेंट बॉन्ड, टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट बॉन्ड बनाने का मतलब है कि 4 बॉन्ड बनाता है। टेट्रा का मतलब होता है 4, तो टेट्रावैलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से आया बात समझ में। ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेमीकंडक्टर का 0 केल्विन पे होता है। लेकिन अब सोचो कि टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर का वैल्यू 0 केल्विन से 300 केल्विन पे चला गया, तो होता क्या है कि टेम्परेचर मिलने के कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कोवलेंट बॉन्ड में प्रेजेंट थे वो इनर्जाइज्ड होते हैं। इनर्जाइज्ड होने का मतलब क्या, पहले से उनके पास एनर्जी नहीं था तो बेचारे निचले वाले एनर्जी स्टेट पे बैठे हुए थे, लेकिन अब उनको टेम्परेचर मिला, एनर्जाइज्ड हुए, तो वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे जाएंगे। तो होता क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ता है तो ये क्या करता है कि अपना कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज्ड होके बाहर निकल जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा समझोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स था, ये एनर्जाइज्ड होके कोवलेंट बॉन्ड से बाहर चला गया, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक किया और बाहर चला गया, और यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस क्रिएट करेगा। चूँकि पहले से इलेक्ट्रॉन्स था, ये बाहर चला गया, तो यहाँ पे वैकेंट स्पेस क्रिएट हुआ। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर गया कोवलेंट बॉन्ड के बाहर, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स विच ब्रेक द कोवलेंट बॉन्ड एंड कम आउट फ्रॉम द कोवलेंट बॉन्ड, मतलब कोवलेंट बॉन्ड को पहले ब्रेक करेगा और उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड के बाहर आ जाता है, तो उस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और बैक साइड में एक होल्स क्रिएट करता है, ये जो फ्री स्पेस है ना, इसी को हम लोग होल्स बोलते हैं। पिछले क्लास में बताए थे हम कि होल्स कुछ है नहीं, बस एक वैकेंट स्पेस है, ठीक है। तो ये होल्स है। बहुत लड़का इसको प्रोटॉन बोलता है, नहीं ये प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर में होता है, ठीक है। तो 300 केल्विन पे ना मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड टूटता है। 0 केल्विन से टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे इसमें एनर्जी मिलने लगता है इलेक्ट्रॉन्स को, और ये धीरे धीरे एनर्जाइज्ड होकर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ बढ़ने लगता है, यानी कि बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ बढ़ने लगता है, और इसमें एक टेंडेंसी जनरेट होने लगता है।
उस टेंडेंसी क्या है, तो कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने का टेंडेंसी जनरेट होने लगता है। और जैसे ही 300 केल्विन पे हम लोग पहुंचते हैं तो इसमें इतना एनर्जी आ जाता है कि ये कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके फुल्ली बाहर चला जाता है। अगर मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर चला गया तो यहाँ पे 2 होल्स क्रिएट होगा। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुआ उतना ही यहाँ पे होल्स भी क्रिएट होता है। यही बात तो आप लोग को समझना है कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है उतना ही नंबर ऑफ होल्स आया। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन्स और एक होल्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बोला जाता है। ठीक है, जैसे बोला जाएगा कि एक कोवलेंट बॉन्ड टूटा और एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ। एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बोलने का मतलब है कि एक पेयर में एक इलेक्ट्रॉन्स होगा और एक होल्स होगा। आया समझ में? अब मान लो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत सारा कोवलेंट बॉन्ड टूटने का मतलब क्या है कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्रिएट होगा और बहुत सारा बैक साइड में ये होल्स भी क्रिएट करते जाएगा। तो अब देखोगे क्या कि अगर मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुआ तो पीछे में बैक साइड में 100 होल्स भी क्रिएट होगा। आया बात समझ में? तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के बराबर होगा, यानी कि n = p होगा। अब थोड़ा सा इसके एनर्जी बैंड को समझते हैं। एनर्जी बैंड में सेम टू सेम यही फेनोमेना होगा। देखोगे कैसे फेनोमेना, क्या फेनोमेना होगा, क्या यहाँ पे टेम्परेचर मिलने के कारण होने वाला वो चीज़ देखते हैं। देखोगे ये रहा इसका वैलेंस बैंड, ये इसका कंडक्शन बैंड और ये Eg। सबसे पहले Eg की बात करेंगे। हमने आप लोगों को बता रखा है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो Eg का वैल्यू घट जाता है। ठीक है, इसका इक्वेशन भी मैंने बताया था और बताया था कि आगे के क्लासेज में और अच्छे से डेरिवेशन करा के उस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा। बट इतना ज़रूर बताया था कि Eg का वैल्यू जो है डिक्रीज करेगा। सिलिकॉन का Eg का वैल्यू रूम टेम्परेचर पे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है फॉर सिलिकॉन, और जर्मेनियम का वैल्यू होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फॉर जर्मेनियम Eg का वैल्यू घट जाता है। और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स था, सपोज करो कि ये कोवलेंट बॉन्ड के साथ था। ठीक है, ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। ये अंडरस्टूड होता है कि सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, 0 केल्विन पे यहाँ पे जैसे था। अब सोचो कि टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ और टेम्परेचर बढ़ के 300 केल्विन पे चला गया। तो अभी हम लोग पढ़े क्या कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इनर्जाइज्ड होता है और इनर्जाइज्ड होके ये कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता है और यहाँ पे वैलेंस बैंड में एक होल्स क्रिएट करेगा, एक फ्री स्पेस क्रिएट करेगा। वैसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और बैक साइड में होल्स क्रिएट करते जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और यहाँ पे बहुत सारा होल्स क्रिएट होगा। बट हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो संख्या है वो हमेशा एक बराबर रहेगा। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ होल्स के बराबर होगा वैलेंस बैंड के। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का संख्या जितना कंडक्शन बैंड में होगा उतना ही होल्स का संख्या वैलेंस बैंड में रहेगा। और यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स पहुँचा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लो आप अपने फैमिली के साथ रहते थे, गांव में फैमिली के साथ मम्मी पापा सबके साथ रहते, तो एक फैमिली बॉन्डेशन में रहते थे। आया बात समझ में? अब क्या हुआ कि आप पढ़ने के लिए पटना आ गए, आपको घर से पैसा मिला, आप इनर्जाइज्ड हुए, पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक हुए और पटना आए पढ़ने के लिए। यानी कि आप गांव से आ गए शहर में। ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में। और जब आप यहाँ पे आए तो ये बॉन्डेशन जो फैमिली बॉन्डेशन था ये ब्रेक करके आए और यहाँ पे जब पहुँचे पटना में तो आपको फ्री बोला गया कि आप फ्री हो गए। ठीक है, वही सेम कहानी इलेक्ट्रॉन्स के साथ है। ठीक है, तो ये इतना सारा बात आपको ये करना है। साथ ही साथ अब इसका कंडक्शन बैंड जो है इसको हम लोग बोलते हैं कि पार्शियली ये फील्ड हो गया, पार्शियली फील्ड हो गया। मतलब पहले से ये पूरा खाली था, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा तो लगभग भर जाता है। पार्शियली का मतलब होता है लगभग, और ये पहले से पूरा भरा हुआ था, अब कुछ खाली हो जाएगा तो इसको बोलते हैं पार्शियली एम्प्टी। ठीक है, पार्शियली एम्प्टी बोलते हैं।
तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको दोनों फिगर को एक साथ कंपेरिजन कर लो। तो 0 केल्विन पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे सब अपने कोवलेंट बॉन्ड के साथ थे, और इलेक्ट्रॉन्स जो था, अगर एनर्जी बैंड से समझाना हो तो बोल सकते हो कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस बैंड में प्रेजेंट थे। इसका कंडक्शन बैंड एम्प्टी था, वैलेंस बैंड फुल्ली फील्ड था, और इसका Eg का वैल्यू जो था 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था सिलिकॉन के लिए, और 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था जर्मेनियम के लिए। ठीक है, यही सेम सेमीकंडक्टर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को जब 300 केल्विन टेम्परेचर दिया गया तब क्या हुआ, तो सबसे पहले क्या हुआ कि इसका कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज्ड हुआ, कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक किया और ब्रेक करके वो बाहर चला गया, कोवलेंट बॉन्ड के बाहर चला गया। और कोवलेंट बॉन्ड के बाहर जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। ठीक है, और बैक साइड में होल्स क्रिएट किया। आया बात समझ में, और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होगा उतना ही बैक साइड में नंबर ऑफ होल्स क्रिएट होगा। एक बात ये भी याद रखने वाला है, तो n = P हो जाएगा। उसके बाद एनर्जी बैंड डायग्राम को देखोगे तो इसका कंडक्शन बैंड पार्शियली फील्ड होगा और वैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स था इसको एनर्जी मिला, एनर्जाइज्ड होके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर गया। और किसी भी एलिमेंट्स में अगर ये प्रॉपर्टी है कि उसका इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाए एनर्जी देने के बाद, तो वो उसको उसमें कंडक्टिविटी वाला प्रॉपर्टी होगा, यानी कि वो कंडक्टर की तरह काम करेगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स में मूव कर उसके उस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने का कैपेसिटी है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करने का कैपेसिटी रखता है तो वैसे मटेरियल को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, बट इसके लिए थोड़ा सा एनर्जी का ज़रूरत होता है। आप कंडक्टर की बात करोगे तो कंडक्टर में बहुत कम ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाता है, बट यहाँ पे वहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड वोल्टेज नहीं होता, बट यहाँ पे कुछ थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा, मतलब मिनिमम कुछ वोल्टेज ऐसा देना पड़ेगा तभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएगा। अब थोड़ा सा और बात चल ही रहा तो एक बात और भी बता देते हैं, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए, यानी कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए आपको मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी गैप का इतना तो वैल्यू है ही, इसका मतलब ये भी है कि इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी देना पड़ेगा सिलिकॉन के लिए, और जर्मेनियम में 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी देना पड़ेगा। अब आप में से आप लोग क्या गेस कर सकते हो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में किसका कंडक्टिविटी अच्छा होगा? ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ कि जर्मेनियम का कंडक्टिविटी अच्छा होगा, क्योंकि जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन्स को, मान लो ये जर्मेनियम का रहा, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए 0.72 ही इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट का, मतलब ये कम एनर्जी देने से ही ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा अगर कंपेयर करोगे सिलिकॉन से। तो इसका कंडक्टिविटी जो होता है ना, सिग्मा का वैल्यू जो होता है हाई होता है, जो कि आगे के क्लास में और मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो एक काम कीजिए, इसको यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, सिर्फ इसको अभी लिख लीजिए, इसको अभी मत लिखिए, इतना डायग्राम बना लीजिए, इसको मैं मिटा दूँगा और यहाँ पे इसका थ्योरी लिखने वाला हूँ। तो देखिए, इसका जो चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़े वही सारा चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा भी है। थोड़ा सा समझाते हैं इसको, मैंने क्या लिखा है। ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड विथ इट्स कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कह रहा है क्या कि इसका मतलब क्या है कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने कोवलेंट बॉन्ड के साथ प्रेजेंट होगा वैलेंस बैंड में। आया बात समझ में? चलिए अगला पॉइंट देखिए, इट्स कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। इसका जो कंडक्शन बैंड होगा वो एम्प्टी होगा, एंड वैलेंस बैंड इज फील्ड, मतलब वैलेंस बैंड इसका पूरा भरा हुआ रहेगा। सो इट वर्क एज एन इंसुलेटर, तो ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा, द वैल्यू ऑफ Eg इक्वल टू 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम सिलिकॉन, और इक्वल टू है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है आप इसको याद कर लीजिए या अपने दिमाग में रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर से यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इस बात को लिख लीजिए, और इसके लिए मैं इसको इरेज करूँगा और ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग पढ़े वो यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे पढ़े बस उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं।
पहला पॉइंट क्या मैंने लिखा है, एट 300 के टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स आर इनर्जाइज्ड एंड दे ब्रेक्स द कोवलेंट बॉन्ड। कह कि 300 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन जो है इनर्जाइज्ड होगा और कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा। इक्वल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर क्रिएटेड, मतलब इक्वल नंबर मतलब क्या, सेम संख्या में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट होगा, मतलब नया उत्पन्न क्या हुआ, मतलब यहाँ से कह भी सकते हो नया इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट हुआ। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बोलने का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देखोगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है, पहले से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्री नहीं था इसलिए क्रिएटेड लिखे हैं, पहले से नहीं था अब नया क्रिएट हुआ। ठीक है, चलो अगला पॉइंट, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने के बाद ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखोगे, द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड एंड वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी। ठीक है, सो इट वर्क एज ए कंडक्टर। कह रहा है कि इसका कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड हो जाएगा और ये वैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी हो जाएगा, इसलिए ये कंडक्टर की तरह काम करेगा। अगला पॉइंट देखोगे, द वैल्यू ऑफ Eg इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन इक्वल टू 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। ये तो वैल्यू दिमाग में रखना है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कुछ बात और है जिसको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत लोग के मन में प्रश्न रहता है कि सर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गया तो क्या ये जाके यहाँ पे परमानेंट स्टे कर जाएगा, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये भी रहता है बहुत बच्चों का कि सर अगर मान लीजिए कंटिन्यू टेम्परेचर देते रहें तो क्या धीरे धीरे इसका सारा कोवलेंट बॉन्ड टूट के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे, तो ये क्या पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन से भर जाएगा और यहाँ पे सिर्फ होल्स रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी होता भी नहीं है। इसमें क्या होता है अब वो समझिए, देखिए होता क्या है, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझा रहा हूँ। थोड़ा सा इसके लिए एक अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं, फिर से एक साफ क्लीन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा समझिएगा, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। ठीक है, आगे और भी काम आएगा, इस पर हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, रोज़ क्लास में कुछ ना कुछ सीखिएगा। ठीक है ना, अब सोचिएगा पूरा सेमीकंडक्टर एक ही क्लास में आ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ है। बीटेक करने जाओगे या बीटेक के स्टूडेंट को एसएसपीडी एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड डिवाइस। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना होता है और सेमीकंडक्टर से बने हुए कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना होता है। तो सेमीकंडक्टर का एक बहुत बड़ा दुनिया है। आप सोचोगे कि एक दो क्लास में पढ़ के दम मास्टर हो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट जितना पढ़ना चाहिए, जितना आपके पास नॉलेज होना चाहिए, उतना मैं आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होता है। ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। ठीक है, यहाँ पे पहले से मान लो बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपने कोवलेंट बॉन्ड के साथ थे, ये भी अंडरस्टूड है। ठीक है, यहाँ पे बार बार या देखोगे बुक्स में तो कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ भी नहीं रहता, बस इलेक्ट्रॉन्स रहता। अब ये बात हम लोग कर रहे थे 0 केल्विन पे। अब जैसे ही 0 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ के 300 केल्विन पे गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड तोड़ के ऐसे पोपोगेट करते हुए, इसका वेव पोपोगेशन का भी इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बहुत सारा चीज़ इसके बारे में, ये जो पोपोगेट करते गया इसका वेव पोपोगेशन का भी इक्वेशन होता है। चलिए वो सब छोड़िए, पहले जो चीज़ समझना है उसको समझिए। तो एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे एक होल्स क्रिएट किया, यही पढ़े थे ना। फिर मान लो यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन्स पहुँचा तो यहाँ पे एक होल्स क्रिएट किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 होल्स क्रिएट हो गया। अच्छा, एक चीज़ समझोगे, ये जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए अभी डिस्कस कर रहे हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो इलेक्ट्रॉन्स है, उस इलेक्ट्रॉन्स को हीट के फॉर्म में एनर्जी चाहिए होता है। दम दिमाग में डाल लो, सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको एनर्जाइज्ड होने के लिए टेम्परेचर के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में एनर्जी चाहिए होता है। एनर्जी का अलग अलग फॉर्म होता है, जिसमें से एक टेम्परेचर भी या हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म है। तो सिलिकॉन एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जाइज्ड होने के लिए हीट चाहिए, और जब इसको हीट मिलेगा, ठीक है, टेम्परेचर मिलेगा, तापमान मिलेगा, ताप मिलेगा, तो ये एनर्जाइज्ड होकर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया। आया बात समझ में? अब होता क्या है कि ये जाके यहाँ पे कुछ देर स्टे करता है। ठीक है, ये जाके कुछ देर स्टे करेगा, ये परमानेंट स्टे नहीं करेगा, और कुछ देर के बाद ये वापस जो है
ये वापस जो है ये ड्रॉप होगा और ड्रॉप होके अपने जो जगह पे फिर से आ जाएगा। ठीक है, इसको रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड तोड़ा, लोअर एनर्जी बैंड से हायर एनर्जी बैंड पे गया, कुछ देर स्टे किया और स्टे करने के बाद वापस आएगा वैलेंस बैंड में और फिर से होल्स के साथ रिकॉम्बिनेशन करेगा। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस में जितना टाइम लगा इसको हम लोग लाइफ टाइम बोलते हैं। इसका भी इक्वेशन होता है। अब आप सोचोगे कि सर ये कितना इक्वेशन के बारे में आप बोलते रहते हैं, तो बिल्कुल हड़बड़ाइए नहीं, धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ना होता है तो आराम से पढ़ा जाता है। जैसे मान लो 1000 सीढ़ी चढ़ना है आपको और आपको पहले से पता है कि 1000 सीढ़ी हमको चढ़ना है, तो आप एक स्ट्रेटजी बनाते हो कि भाई आराम आराम से हम चढ़ेंगे तभी हम पूरा 1000 सीढ़ी चढ़ पाएंगे। नहीं तो कोई ऐसा भी बच्चा होगा जो देखेगा अरे यार 1000 चढ़ना है, एकदम शुरू से दौड़ना स्टार्ट कर दिया, पता चला 50 सीढ़ी चढ़ा और थक के वापस या वहीं पे गिर गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। जब बहुत सारा चीज़ पढ़ना है तो आराम आराम से पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ से जहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड टूटा, फिर यहाँ तक गया, टाइम लगा और कुछ देर स्टे करने के बाद नीचे आया, फिर से रिकॉम्बिनेशन करा, तो जितना टोटल टाइम लगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ टाइम बोलते हैं। लाइफ टाइम को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका भी इक्वेशन होता है। हॉल्स इफेक्ट पढ़ाते हैं हम लोग या पढ़ते हैं, वहाँ पे ये सब देखने के लिए मिलता है। तो हुआ क्या, देखो कोवलेंट यहाँ का इलेक्ट्रॉन से यहाँ गया और वापस यहाँ आ गया, तो ये फेनोमेना ना हमेशा चलते रहता है। ये फेनोमेना कंटिन्यू चलते रहता है। यहाँ से हमेशा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाते रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स वापस आते रहेगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू कभी भी इसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि सारा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं पहुँच सकता और पूरा का पूरा यहाँ पे होल्स क्रिएट नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन जाते रहेगा, आते रहेगा। अब कितना देर तक स्टे करेगा तो इसको भी समझिए। ये हीट एनर्जी लेके यहाँ पे गया था, तो कुछ देर के बाद जितना हीट लेके गया था उतना ही हीट यहाँ पे खर्च कर देता है। ठीक है, मतलब एक एनर्जी लेके गया, वो एनर्जी जब ख़त्म हो जाएगा तो वापस वो ड्रॉप हो जाएगा। हीट लेके गया था तो खर्च भी क्या करेगा? हीट ही करेगा। लूज क्या करेगा? तो हीट ही करेगा। ये इस बात को ऐसे समझो, मान लो आप हो यहाँ पे, ये आपका गाँव है। ठीक है, ये आपका गांव है, गांव में आपका ये होम है। ठीक है, जिस घर में आप रहते हो, और घर में एक बेडरूम था ये वाला, यहाँ पे आप रहते, ये आप हो और यहाँ पे आप इस बेडरूम में आप रहते हो। ठीक है, एक बेडरूम में चौकी भी लगा हुआ होगा मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप रहते हो, आपको पैसा मिला घूमने के लिए, आप दिल्ली गए। ठीक है, पैसा मिला, आप कहाँ गए? दिल्ली। मैं पिछले क्लास में बोला भी था, एग्जाम्पल याद रखोगे। तो ये कहाँ पहुँच गए? एनर्जी मिला, पैसा मिला और पैसा लेके चले गए दिल्ली। और दिल्ली गए, यहाँ पे आपका जो चौकी है या रूम में जो जगह है वो खाली हो गया। और दिल्ली में मान लो 10,000 रुपया लेके गए, तो 2-4 दिन तक घूमे फिरे, खूब मौज मस्ती किए, खाए पिए। ठीक है, एंजॉय किए। ठीक है, समझ ही रहे हो, मज़ा आ जाएगा क्या? अकेले घूमने के लिए मिले, पैसा मिल जाए, कितना अच्छा होगा, है ना? तो चलो यहाँ दिल्ली गए। अब दिल्ली में गए तो खर्च किए ना, घूमने फिरने में आप पैसा खर्च किए। मान लो 10,000 रुपया लेके गए थे तो 10,000 रुपया खर्च करोगे ना। और जब 10,000 रुपया खर्च हो जाएगा दिल्ली में, यानी कि आपने जो एनर्जी लेके गया था वो एनर्जी यहाँ पे खर्च कर दिया। 10,000 लेके गए थे, 10,000 जब खर्च हो जाएगा तो क्या यहाँ पे स्टे करोगे? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, अब तो भाग के आएंगे, अपना घर याद आएगा। तो फिर घर आओगे और वहीं पे अपने रूम में फिर चौकी पे पहुंच जाओगे, यानी कि तुमने क्या किया? रिकॉम्बिनेशन किया। तो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जो है ना, कोवलेंट बॉन्ड टूटना और रिकॉम्बिनेशन होना, मतलब टूटते जाना, इलेक्ट्रॉन्स का ऊपर जाते, मतलब ऊपर जाना फिर वापस आना, ये पैरेलल ऑपरेशन है। बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जाते रहता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स आते रहता है। मतलब बहुत सारे लोग मान लो दिल्ली जाते रहते हैं और बहुत सारे लोग आते रहते हैं, तो एक तरह का बैलेंस रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि पूरा का पूरा बिहार उठ के चला गया और दिल्ली पूरा भर गया, है ना, और पूरा बिहार खाली हो गया या पटना खाली हो गया। ऐसा कभी नहीं ना होता है। सेम प्रोसेस से यहाँ पे भी होता है। आई होप कि ये बात थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में हीट चाहिए होता है। हीट एब्जॉर्ब करता है और हीट ही लूज करता है। एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा और लूज करेगा हीट, लोअर एनर्जी पे आ जाएगा। लेकिन यही अगर गैलियम आर्सेनाइड, GaAs, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, ये सब पढ़ने वाले हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड में जो प्रेजेंट होते हैं, इसको लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाने के लिए लाइट एनर्जी चाहिए होता है। इसको लिख लोगे,
क्योंकि आप लोग को जब एलईडी पढ़ना होगा तो वहाँ पे ये सारा चीज़ काम आएगा। और मेरा ये स्टेटमेंट दम दिमाग में रखना, ठीक है। एलईडी है, फोटो डायोड है, फोटो सेल्स होता है, फोटो वोल्टेइक सेल्स होते हैं, तो वहाँ पे ये वो जो एलईडी होता है, फोटो डायोड्स होते हैं, वो सब गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, ये सब कंपाउंड्स के बने हुए होते हैं। और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको एनर्जाइज होने के लिए लाइट एनर्जी चाहिए होता है, और लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी बैंड से हायर एनर्जी बैंड पे जाते हैं, और फिर लाइट एनर्जी यानी कि एच न्यू एनर्जी को लाइट एनर्जी बोला जाता है, फोटोन एनर्जी, फिर वही लाइट एनर्जी लूज करता है और हायर बैंड से लोअर बैंड पे आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख लीजिए। चलिए, आई होप कि इतना बात समझ में आया होगा। एक चीज़ और फर्मी लेवल में बता देता हूँ आप लोगों को। फर्मी लेवल को थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन टाइप से पढ़ा देता हूँ। फर्मी लेवल बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्मी लेवल क्या होता है, जैसे ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो इसका ये एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़े, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे। ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, ठीक है। ये इसका ईजी था, ठीक है, कुछ वैल्यू होगा ईजी का, आप लोग ऑलरेडी जानते हो। फर्मी लेवल जो होता है ना, एक टेम्पररी एनर्जी स्टेट की तरह होता है। इसको एक मापदंड बोला जाता है, ठीक है। मापदंड बोलने का मतलब क्या है, एक रेफरेंस होता है, उस रेफरेंस से पता चलता है सेमीकंडक्टर का टाइप्स, ठीक है। जैसे अगर फर्मी लेवल इसके मिडिल में है, मतलब एनर्जी गैप के बीचों बीच है, तो हम लोग इससे पता ये चलता है कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। दूसरा, जैसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा उसको भी समझ लीजिए आप लोग। जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे एन टाइप पढ़ने के लिए मिलेगा और दूसरा मिलेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब एन टाइप पढ़ोगे तो उसका कहानी बता देते हैं। इसमें भी एनर्जी बैंड होगा, ठीक है, ये एनर्जी बैंड डायग्राम होगा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो एन टाइप में ये जो फर्मी लेवल होता है कंडक्शन बैंड के नज़दीक होता है। और पी टाइप जब पढ़ोगे तो इसमें जो फर्मी लेवल होता है ये वैलेंस बैंड होगा, ये कंडक्शन बैंड, इसमें जो फर्मी लेवल होता है वैलेंस बैंड के नज़दीक होता है। तो इसने रिप्रेजेंट क्या ये बताने का कोशिश कर रहा है, बस ये सेमीकंडक्टर के टाइप्स को बता रहा है कि अगर बीच में है तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, नियर टू कंडक्शन बैंड होगा तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, नियर टू वैलेंस बैंड होगा तो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। तो ये मापदंड है, बता रहा है। जैसे मान लो कानून का जो तराजू होता है, जज साहब के बगल में ऐसे तराजू लगा हुआ रहता है, ठीक है, ऐसे मान लो कोई तराजू लगा हुआ है, अगर बिल्कुल स्ट्रेट है तो इसका मतलब क्या है कि इंसाफ है। इंसाफ का तराजू जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब बराबरी में है, दोनों तरफ वेट बराबर है। दोनों तरफ वेट बराबर होने का मतलब क्या है, एन और पी का संख्या क्या है, बराबर है। लेकिन मान लो ये एक साइड में झुक गया, ऐसे हो गया, इसका मतलब क्या है कि इधर का पलड़ा भारी हो गया, यानी कि ये किसी टाइप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये कंडक्शन बैंड के तरफ चला गया, यानी कि ये एन टाइप को रिप्रेजेंट किया, जहाँ पे एन ग्रेटर देन पी का इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। या एक दूसरा केस ले लो कि इधर की तरफ झुक गया, तो यहाँ पे पी ग्रेटर देन एन के लिए बात करेंगे। तो चलिए, ये सब आगे की क्लासेज में डिटेल्स में पढ़ेंगे। फॉर्मी लेवल का भी कुछ इक्वेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, अच्छे से पढ़िए आप लोग, इसका नोट्स बनाइए, ठीक है। अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।